नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या भारत आजाद होने के बाद भी गुलामी की मानसिकता में जी रहा है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से 2035 तक मुक्ति पाना है? कौन था मैकाले और उसने ऐसा क्या किया कि 190 साल बाद भी देश के सर्वशक्तिमान नेता को बेचैन किए हुए है? और इस बेचैनी में ईमानदारी कितनी है? कहीं ये प्राचीन गौरव के नाम पर भारत की उस शोषणकारी व्यवस्था को थोपने का प्रयास तो नहीं जिसने हजारों साल तक स्त्रियों और शूद्रों को गुलाम बनाए रखा? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में, पर शुरुआत एक फिल्म से। फुले 19वीं सदी के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के जीवन पर बनी फिल्म इसी साल उनके जन्मदिन यानी 11 अप्रैल को रिलीज नहीं हो पाई। सेंसर बोर्ड की कई आपत्तियां थी। क्या थी? इस फिल्म में 3000 साल की गुलामी का जिक्र था जो सेंसर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें जाति व्यवस्था और शूद्रों की दुर्दशा से संबंधित वॉइस ओवर था, यानी जो पीछे से आवाज आती है, वो भी सेंसर को पसंद नहीं आया, यानी सेंसर बोर्ड को। फिर इसमें महार, पेशवाई, मनुस्मृति और जाति व्यवस्था जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, ये भी पसंद नहीं आया। और फिर एक दृश्य में ब्राह्मण बच्चा फुले दंपत्ति पर कूड़ा फेंकता है, ये भी उनको पसंद नहीं आया। यानी सेंसर बोर्ड को वो चीजें पसंद नहीं आई जो इतिहास का प्रामाणिक आख्यान है। फुले के जीवन की ये सारी घटनाएं हैं, ये कोई कल्पना नहीं थी। इस फिल्म के ट्रेलर पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ब्राह्मण महासंघ जैसे संगठन सामने आए और कहा कि फिल्म जातिवाद को बढ़ाती है और ब्राह्मणों को नकारात्मक रोशनी में चित्रित करती है। वहीं बहुजन और लोकतांत्रिक संगठनों ने तीखा विरोध किया सेंसर बोर्ड के इस रवैये का। कहा कि ये आरएसएस के हिंदू राष्ट्र परियोजना की हकीकत सामने लाती है फिल्म, इसलिए उसे काट छाट का शिकार होना पड़ा है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के विचारों को दबाने की ये एक कोशिश है। आखिर क्या थे उनके विचार जिससे इतना परेशानी हो रही थी कुछ लोगों को? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले 19वीं सदी में सामाजिक सुधार की मशाल थे। पुणे के एक माली परिवार में जन्मे फुले ने जाति प्रथा और शूद्रों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। 1848 में उन्होंने सावित्रीबाई के साथ मिलकर लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उनकी किताब गुलामगिरी जो 1873 में छपी, उसने ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। फुले ने पेशवाई काल की अमानवीय प्रथाओं जैसे दलितों को कमर पर झाड़ू और गले में हांडी बांधकर चलने की मजबूरी की याद दिलाते हुए अंग्रेजी राज को राहत बताया। गुलामगिरी में उन्होंने ब्रिटिश राज की तारीफ करते हुए लिखा कि ब्रिटिश सरकार ने हमें शिक्षा दी जो ब्राह्मण कभी नहीं देते। अंग्रेजी राज ईश्वर का वरदान है। सुन के अजीब लगता है। बहरहाल अंग्रेजों की तारीफ का एक संदर्भ है। भारत को गुलामी के अंधेरे में ढकेलने वाला अंग्रेजी राज समाज के एक वर्ग के लिए रोशनी देने वाला भी साबित हुआ था। इस वर्ग के लिए आजादी का मतलब राजनीतिक आजादी से ज्यादा सामाजिक जकड़बंदी से आजादी थी। खैर, आगे चलकर खासतौर पर महात्मा गांधी के आगमन के बाद कांग्रेस ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया और राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का संकल्प भी लिया। डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान की बुनियाद भी यही है। लेकिन 2025 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया प्रस्ताव दिया है। उनको लगता है कि अंग्रेजों ने भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाया, जिससे अभी तक आजादी नहीं मिली। अभी रामनाथ गोयनका
व्याख्यान हुआ दिल्ली में 17 नवंबर को। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, ये सुनिए। 1835 में ब्रिटिश सांसद मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, जड़ों से उखाड़ने के लिए। जड़ क्या है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का समूल नाश कर दिया। अगले 10 साल में हमें यह संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर रहेंगे। ये कौन था लॉर्ड मैकाले जिसने भारतीय संस्कृति के जड़ पर प्रहार किया? 1835 में उसने ऐसा क्या किया था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अब कर रहे हैं? पहले तो लॉर्ड मैकाले की तस्वीर। यह है थॉमस बेबिंगटन मैकाले, एक प्रसिद्ध इतिहासकार, राजनेता, निबंधकार और कवि भी। विग पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य मैकाले थे और इनकी एक किताब है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, जो अंग्रेजी साहित्य की एक क्लासिक रचना मानी जाती है। मैकाले 1834 में भारत आया और गवर्नर जनरल की सुप्रीम काउंसिल के पहले लॉ मेंबर के रूप में काम किया, यानी कानून सदस्य, यानी लॉ मेंबर। 1834 से 1838 तक मैकाले भारत में रहा और उसने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में कुछ ऐसा किया जिसका प्रभाव बहुत दूर और देर तक रहा। 2 फरवरी 1835 को कलकत्ता में उसने एक ज्ञापन लिखा जिसे मिनट्स ऑन एजुकेशन कहा जाता है। कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की बैठक में इस मिनट या ज्ञापन को वितरित किया गया और बाद में लॉर्ड विलियम को इसे सौंपा गया। मैकाले ने इस ज्ञापन में जो तर्क दिए थे उनको सुनिए, और जिसकी वजह से आज ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गुलामी की मानसिकता। 1835 है ये। मैकाले ने कहा कि संस्कृत और अरबी जैसी पूर्वी भाषाओं तथा पारंपरिक भारतीय शिक्षा यानी गुरुकुल, मदरसा आदि व्यर्थ हैं, पिछड़े हुए। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विज्ञान, साहित्य तथा दर्शन को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। सरकार का पैसा केवल अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, ना कि संस्कृत या फारसी के कॉलेजों पर। मैकाले का उद्देश्य जाहिर है एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो उसने कहा जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। भारत में अंग्रेजी राज का प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए शायद ये जरूरी भी था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस ज्ञापन को स्वीकार किया और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू हो गया। इस तरह भारत में आधुनिक शिक्षा की बुनियाद पड़ी। भारत में पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान का प्रसार हुआ। नतीजा यह हुआ कि स्कूली शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुल गए। इसके पहले का हाल क्या था, यह जानना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि परिवर्तन क्या हुआ। भारत में अंग्रेजों से पहले की शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी और क्या हाल था? सन 1800 में कुल साक्षरता इस देश में 5 से 15% के आसपास, जिसमें लड़के 10 से 20% और लड़कियां तो लगभग 0। 1835 में बंगाल में लड़कों का स्कूल जाना सिर्फ 13% था। 1872 में जनगणना हुई और उसके मुताबिक 3.2% लोग ही साक्षर थे। वैसे ये देखने का एक तरीका है, ये सिर्फ औपचारिक शिक्षा की स्थिति थी। अनौपचारिक रूप से भी बड़ी तादाद में लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। उस जमाने में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लेना या हिसाब किताब कर लेना, यही सब शिक्षित व्यक्ति की पहचान थी। व्यावहारिक शिक्षा पर जोर था। गुरुकुल और मदरसे थे जो मूलतः पारंपरिक रूप से धार्मिक शिक्षा ही देते थे और समाज के योगदान से संचालित होते थे। राज्य की ओर से शिक्षा का कोई तंत्र नहीं था। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि मनुस्मृति जैसे धार्मिक विधान शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करते थे, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा की तो कल्पना ही नहीं थी। फिर भी कुछ लोग
शिक्षा प्राप्त करते थे अपने प्रयासों से। महात्मा ज्योतिबा फुले इसीलिए अंग्रेजी राज को वरदान कहते थे, क्योंकि उसने स्कूल खोले और स्कूलों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। मैकाले की योजना लागू किए जाने से अंग्रेजी पढ़ा लिखा भारतीय मध्यवर्ग यानी क्लर्क, वकील आदि तैयार हुआ, जो ब्रिटिश प्रशासन में सहायक बना। लेकिन इसका एक और नतीजा निकला जिसकी कल्पना शायद मैकाले ने नहीं की थी, और वो क्या था? ये 4 तस्वीरें देखिए। ये भारत को आधुनिक राष्ट्र राज्य में बदलने वाली विभूतियां हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर। इनमें एक चीज कॉमन है, समान। ये सभी अंग्रेजी शिक्षा के जरिए ही आगे बढ़े, यानी जो अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था कायम की उसी में पढ़े, फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। ज्यादातर तो इंग्लैंड ही गए और लौटकर ब्रिटिश शासन के लिए काल बन गए। न सिर्फ इन्होंने भारत की आजादी को संभव बनाया, बल्कि एक ऐसे भारत की बुनियाद डाली जो समता पर आधारित था। यानी एक आज का जो भारत है या जो भारत इन्होंने बनाया, वो दरअसल एक नवीन भारत है जो अतीत में कभी नहीं था, क्योंकि अतीत में समता और समानता भारत के वैधानिक तंत्र में कोई मायने नहीं रखते थे। आश्चर्यजनक रूप से इस दिशा में भी मैकाले ने जाने अनजाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉ कमीशन के अध्यक्ष के बतौर मैकाले ने 1837 में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों के जटिल कानूनों को एक समान, स्पष्ट और तर्कसंगत आपराधिक कानूनों में बदला जाए। आईपीसी 1860 में पारित हुआ और 1 जनवरी 1862 से ये लागू हुआ। पिछले दिनों इसका नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, बीएनएस, लेकिन मूल में तो वही भारतीय दंड संहिता ही है, जो आज भी कुछ संशोधनों के साथ भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी आपराधिक कानून की आधारशिला है। इसमें अपराधों की परिभाषा और सजाएं स्पष्ट हैं, जैसे हत्या, चोरी, बलात्कार कोई भी करेगा उसको कितनी सजा मिलेगी, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो बहुत स्पष्ट है, सब बराबर है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैकाले के षड्यंत्र को तोड़ना है, तो इसका अर्थ हमें समझना पड़ेगा। कुछ सवाल उठते हैं। वो सवाल क्या है? सवाल ये कि क्या शिक्षा से सरकार हाथ खींचेगी और समाज के सहयोग से गुरुकुल और मदरसे खोले जाएंगे? मैकाले के पहले तो ऐसा ही था। क्या पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई बंद होगी? पहले जो पढ़ाया जाता था उसमें पृथ्वी शेषनाग के फन पर स्थिर थी। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान ने बताया कि नहीं, वो सूर्य का चक्कर लगाती है, कुछ गुरुत्वाकर्षण के नियम है। क्या बदल देंगे इसे? क्या शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की विदाई होगी? इसकी जगह संस्कृत या हिंदी को रखा जाएगा? क्या अपराध के लिए ब्राह्मणों को कम और शूद्रों को अधिक सजा मिलेगी, जैसा कि अंग्रेजों के आगमन के पहले कई जगह व्यवस्था थी? मनुस्मृति यही कहती है, एक ही अपराध के लिए ब्राह्मणों को सजा या तो बहुत कम या बिल्कुल नहीं, और शूद्रों को कड़ी से कड़ी सजा। फिर क्या विदेशी संसदीय व्यवस्था की जगह राजतंत्र स्थापित किया जाएगा? संसदीय व्यवस्था भी तो ब्रिटेन से ही आई, भारत की तो है नहीं। तो क्या यहाँ जो राजतंत्र है वही दरअसल सांस्कृतिक गौरव वापस लाएगा? कोई मूर्ख इन सवालों का जवाब हाँ में दे सकता है। लेकिन शिक्षा का निजीकरण जिस तेजी से हो रहा है, उससे तो लगता है कि सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से, यानी शिक्षा की जिम्मेदारी से हाथ खींच रही है। यही नहीं, खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले बड़े वर्ग में कम से कम अंग्रेजी को लेकर यही भावना है। यह अलग बात है कि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता और मंत्री, उनके बच्चे महंगे अंग्रेजी स्कूलों में ही नहीं पढ़ते, विदेश में भी जाकर पढ़ाई करते हैं। हालांकि भारत में
कुछ प्रयोग करने की कोशिश की गई है। जैसे गुलाम मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए 3 साल पहले मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने का ऐलान किया गया था। किताबें भी बनवाई गई थी, यानी अनुवाद कराया गया था। लेकिन 2025 की ताज़ा खबर यह है कि 3 साल बाद भी एक भी छात्र ने हिंदी माध्यम से परीक्षा नहीं दी, क्योंकि मेडिकल में उच्च अध्ययन या विदेश जाकर पढ़ने के लिए अंग्रेजी ज़रूरी है। तो बच्चे ये जानते हैं और इसलिए वो अंग्रेजी को एक माध्यम के रूप में अपनाते हैं। अब ये समय का चक्र है कि अंग्रेजी आगे बढ़ गई। एक ज़माने में अंग्रेजी भी गवारों की ही भाषा थी, लैटिन और फ्रेंच का महत्व ज़्यादा था। लेकिन आज परिस्थितियाँ, इतिहास, उसकी गति, इसने और कुछ संयोगों ने अंग्रेजी को एक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया। वैसे पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में मानसिक गुलामी देखने वाले प्रधानमंत्री मोदी के मूल संगठन आरएसएस के विचारों में भी पश्चिम का बहुत प्रभाव है। जो नस्ली श्रेष्ठता का, आर्य नस्ल की श्रेष्ठता का विचार है, जो सावरकर, गोलवलकर और तमाम इनके अन्य विचारकों की किताबों में नजर आता है, वो भी पश्चिम से आया है। भारत में तो अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अपना पराया माना ही नहीं जाता किसी को, सभी समान है। ये एक भाव रहा है दर्शन में, समाज में नहीं था, वहाँ ऊंच नीच थी। तो प्रभाव का और स्पष्ट प्रमाण यहाँ देखिए, यह है मुसोलिनी, इटली का तानाशाह, फासिज्म का जनक। यह है उसके जो ब्लैक शर्ट मूवमेंट के लोग, उनकी ये परेड आप देख लीजिए। ये है आरएसएस की जो शाखाएं लगती हैं कुछ इस तरह, और ये हैं बीएस मुंजे। अब इनका क्यों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये भी समझिए। बीएस मुंजे आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के मेंटर कहे जाते हैं। ये गए थे इटली मुसोलिनी से मिलने और वहाँ के ब्लैक शर्ट मूवमेंट से प्रभावित हुए थे। ब्लैक शर्ट 1919 में इटली में स्थापित फांसीवादी संगठन की एक इकाई थी, मिलिशिया थी। इसके सदस्य ज़्यादातर पूर्व सैनिक थे और कम्युनिस्टों, समाजवादियों और अन्य समूहों पर हिंसक हमले करते थे। 1922 में रोम के मार्च के बाद मुसोलिनी सत्ता में आया और निजी ब्लैक शर्ट्स को एक राष्ट्रीय मिलिशिया में बदल दिया गया। आरोप है कि आरएसएस की वर्दी और तौर तरीका पूरा उसी की नकल है। हिंसक और खुफिया गतिविधियों से अपनी ताकत बढ़ाना, सैनिक प्रशिक्षण देते हुए मिलिशिया तैयार करना और एक दिन सत्ता पर कब्जा कर लेना, यही सपना था। हिटलर की तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैलाकर सत्ता तक पहुंचना और फिर लोकतंत्र को ही नष्ट कर देना, यह पूरी तरह से विदेश से आयातित विचार है। और आलोचकों का कहना है कि आरएसएस भारत में यही तो कर रहा है। तो क्या गुलामी की मानसिकता होती नहीं? और अगर होती है तो उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? भारत में गुलामी की मानसिकता के दर्शन कहाँ होते हैं आप देख सकते हैं। लोकतंत्र में किसी नेता का भक्त बन जाना, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक क्षेत्र में भक्त बनना अलग है, लेकिन अगर राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति पूजा होती है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। आज कौन किसके भक्त बन रहे हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। दलितों और पिछड़ों की भागीदारी रोकने के लिए आरक्षण से खिलवाड़ करना, जाति के आधार पर किसी को नीचा और किसी को ऊंचा मानना, धर्म के आधार पर लोगों के मन में नफरत बोना, स्त्रियों को सिर्फ घर की चारदीवारी में कैद करने की चाह रखना, ये लक्षण हैं गुलामी की नहीं, गुलाम बनाए रखने की मानसिकता के, जो शासकों और प्रभुत्वशाली वर्ग में पाए जाते हैं। भारत को अगर सच्ची आज़ादी चाहिए तो इन कसौटियों को पार करना होगा, वरना माना जाएगा कि गुलाम मानसिकता से निकलने का नारा दरअसल भारत को मध्ययुगीन गैर बराबरी और धर्मांधता के दलदल में धकेलने का एक षड्यंत्र भर है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.